हो गया स्टार्ट। अच्छा ठीक है, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया, बीकर लिया था, बीकर में वाटर था, वाटर में आपने कॉपर सल्फेट डिसॉल्व किया तो उस सोल्यूशन एक बना बीकर के अंदर, और उस सोल्यूशन का कलर क्या था, ब्लू कलर था। और उस ब्लू सोल्यूशन में आपने क्या ऐड किया, आयरन नील ऐड किया। आयरन नील ऐड करने के बाद कुछ टाइम बाद अगर आप उस देखोगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे तो उस ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन का कलर चेंज होकर के ग्रीन कलर हो जा रहा है। इसका मतलब कि वहाँ कोई ना कोई रिएक्शन तो हो रहा है। अब जब रिएक्शन हो रहा है तो जो कंपाउंड बना था वो क्या बना था, FeSO4 बना था। तो ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं जो आप लोग कर ही चुके हो, तो हम वैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ले लिया टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया, जितेंद्र सर ने क्या दिया था आप लोगों को, एसिड। तो ये एसिड हो गया, और वो एसिड क्या था, HCl, ठीक है। अब जब जितेंद्र सर ने एसिड दिया था तो पूजा मैम ने क्या उस एसिड में ऐड किया था, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि एक कंपाउंड हमारा क्या है, HCl, नेक्स्ट हमारा क्या है, जिंक। अगर उसका सिंबल तो Zn, तो जिंक का सिंबल Zn होता है, और Zn क्या है, हमारा एक एलिमेंट है। अब आपको ये कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि यार हाइड्रोजन तो मेटल नहीं होता है, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल होता है, फिर हाइड्रोजन तो मेटल होता है, नॉन मेटल के साथ क्यों। ये सारी जो कंफ्यूजन है तो आप उसको दूर कर लो। हाइड्रोजन जब किसी नॉन मेटल के साथ अटैच होगा तो हाइड्रोजन कैसा बिहेव करेगा, बिहेव लाइक मेटल। अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन उस टाइम मेटल के जैसा बिहेव करेगा। फिर वही हाइड्रोजन अगर किसी मेटल के साथ अटैच है, लाइक सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है किसके साथ जुड़ा हुआ है, मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हाइड्रोजन कैसा बिहेव करेगा, लाइक नॉन मेटल। यहाँ पे हाइड्रोजन नॉन मेटल के जैसा बिहेव करेगा। यहाँ हाइड्रोजन एक नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ हाइड्रोजन बिहेव करेगा लाइक मेटल। तो इस चीज को आप जान लेना कि हाइड्रोजन कब मेटल के जैसा बिहेव करता है और कब नॉन मेटल के जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, मेटल है, जिंक क्या है, मेटल है। तो जब आपने उस एसिड में जिंक मेटल ऐड किया और उसके बाद एक जलती हुई कैंडल गई थी टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास, और वहां पे क्या हुआ था, एक पॉप साउंड क्रिएट हुआ था, और उस पॉप साउंड को बताया गया था कि वो क्या है, एक गैस रिलीज हो रही है, और वो गैस क्या थी, हाइड्रोजन गैस थी। अब वो रिएक्शन जो कंप्लीट हो रहा था वो कैसे हो रहा था, HCl है, HCl। इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, जिंक के साथ हो रहा है। अब एक कंपाउंड है, फ्रॉम इट्स कंपाउंड जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, तो कंपाउंड यही है, जिंक क्या है, एलिमेंट है। अब इस कंपाउंड में कोई मेटल है कि नहीं है, तो हाइड्रोजन मेटल है। जिंक बिहेव लाइक, जिंक का क्या नेचर होता है, मेटल होता है। तो जिंक मेटल है, हाइड्रोजन मेटल है। अब दो मेटल हैं, अब इनमें से कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ये जानने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखनी पड़ेगी कि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर आ रहा है या हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है। तो आप ये देखोगे कि हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है जिंक, हाइड्रोजन आपका ये आपका हाइड्रोजन है, और जिंक आपका कहाँ है, ये जिंक है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मीन्स जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, और डिस्प्लेस करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन को ये भी क्या करेगा, धक्का मार के बाहर फेंकेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब इसके बाद आपको देखना है कि हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं है, मीन्स हमारा इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। तो हाइड्रोजन इज 2 इन प्रोडक्ट साइड, 1 इन रिएक्टेंट साइड, तो हम इनको 2 कर देते हैं।
नाउ योर इक्वेशन इज कम्प्लीटली बैलेंस। आप लोग देख लेना। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमने ले लिया अगेन, मैंने बीकर ले लिया। अब इस बीकर में हमने एक सोल्यूशन ले लिया, फिर ठीक है, ये हो गया आपका बीकर। अब इस बीकर में हमने ले लिया जिंक सल्फेट ZnSO4। अब इसमें हम क्या ऐड करते हैं, कॉपर की एक स्ट्रिप ऐड कर देते हैं। ये जो एक आपको स्ट्रिप दिख रही है पतली सी, वो किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है। ठीक है, स्ट्रिप नोट कर दे रहे हैं। तो एक तो हमने ये ले लिया, एक हम और ले लेते हैं, फिर हम बीकर बनाते हैं। सर इधर आ रहा है कि इधर देखिए, बीकर हमने बना दिया। अब इस बीकर में हमने फिर से एक सोल्यूशन ले लिया, और वो सोल्यूशन हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। और इस सोल्यूशन में भी हम क्या ऐड कर रहे हैं, कॉपर की स्ट्रिप ऐड कर रहे हैं। एक स्ट्रिप है जो कि किसकी बनी हुई है, कॉपर की, है ना। अब आपको ये बताना है कि क्या क्या इसमें लाइक कंप्लीटली हम ऐड करके दिखा देते हैं पूरा यहाँ पे इस तरीके से, डुबो डुबो के मामले बचे ना ये। ठीक है, वैसे भी पॉपुलेशन बहुत हो गई है, पूरा हमने डिप कर दिया। अब देखो आप, कॉपर की स्ट्रिप यहाँ भी है, कॉपर की स्ट्रिप यहाँ भी है, सोल्यूशन सिर्फ चेंज है। बीकर ए मान लेते हैं, बीकर ए में हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट, और बीकर बी में हमने लिया है ZnSO4 जिंक सल्फेट। अब देखिए, एक कंपाउंड आपका है सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ भी कोई ना कोई मेटल प्रेजेंट है। एक कंपाउंड आपका है जिंक सल्फेट, यहाँ भी मेटल प्रेजेंट है। और इन दोनों सोल्यूशन में जो स्ट्रिप हम ऐड कर रहे हैं वो क्या है, या डिप कर रहे हैं, कुछ भी बोल लो, वो भी क्या है, किसकी बनी हुई है, कॉपर की। और कॉपर क्या है, मेटल। अब आप जरा अपने से सोच के बताओ कि क्या रिएक्शन दोनों बीकर में पॉसिबल है, होगा? दोनों रिएक्शन में, दोनों बीकर में रिएक्शन होगा, या किसी एक बीकर में रिएक्शन होगा, या दोनों में नहीं होगा? ये आपको सोचना है। अब सोचोगे कैसे? आपको ये देखना है कि जिंक सल्फेट में जिंक इज मेटल एंड कॉपर इज मेटल। तो इन दोनों में आपको जिंक सल्फेट में अगर कॉपर डिप किया गया, कॉपर की स्ट्रिप, तो क्या कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है? अगर कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है तो ही जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो कॉपर जिंक से बहुत नीचे आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, मीन्स नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। लेकिन यहां देखिए बीकर ए में, इन बीकर ए द सोल्यूशन इज सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड कॉपर इज हाईली रिएक्टिव देन सिल्वर। कॉपर देखिए, कॉपर के बाद मरकरी है तब सिल्वर है, मीन्स कॉपर सिल्वर से ऊपर आ रहा है। इसका मतलब कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर के कंपैरिजन में, तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो हम इस इक्वेशन को कंप्लीटली नोट कर रहे हैं। आपका जो सोल्यूशन है वो क्या है, AgNO3 प्लस Cu गिव्स व्हाट, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस प्लस सिल्वर क्या होगा, अलग हो जाएगा। अब आपको देखना है कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हमने ये कर दिया। अब इसके बाद इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया, चेक कर लेना इक्वेशन आपका बैलेंस है। तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ेगा आप लोग, मेटल मेटल डिस्प्लेस हो रहा है, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। तो एक एग्जांपल हम इसी में, सर टाइम रख लूं, अभी टाइम है 2 मिनट, ठीक है। तो एक हम नॉन मेटल का भी एग्जांपल आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ये जो नो रिएक्शन है हमने जो नोट किया वो समझ में आया कि नहीं आया? बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि जो मेटल दोनों हैं उनमें से कोई एक
रिएक्टिव ज़्यादा है या नहीं है। अगर लेस रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस नहीं करेगा, अगर हाईली रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस करेगा। अब हम नॉन मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने ले लिया पोटेशियम आयोडाइड, इसको पढ़ते हैं पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। इनका रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराते हैं, क्लोरीन के साथ कराएंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है। तो देखिए अभी जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है, नॉन मेटल का हो रहा है। आयोडीन भी आपका नॉन मेटल है, क्लोरीन भी आपका क्या है, नॉन मेटल है। तो क्लोरीन आयोडीन से ऊपर आता है। अब देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो वहां पे आप देखो क्लोरीन क्या है, आयोडीन से ऊपर आ रहा है। तो क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव देन आयोडीन, दैट्स व्हाई क्लोरीन डिस्प्लेसेस द आयोडीन एंड फॉर्म्स न्यू कंपाउंड दैट इज पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन को उसने सेपरेट कर दिया। अब इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, आयोडीन 2 तो ये हो गया 2, अब 2 पोटेशियम एंड 2 आयोडीन, 1 पोटेशियम तो हमने कर दिया ये। आपका इक्वेशन अब कंप्लीटली बैलेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो आज आप पढ़े हो वो क्या था कि हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। एक एग्जांपल में आपने देखा कि वहां पे दोनों मेटल थे बट लेस रिएक्टिव मेटल था, इसलिए वहां पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप नॉन मेटल का भी रिएक्शन देख लिए। और एक चीज का और ध्यान देना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक आपका मॉलिक्यूल होगा और दूसरा आपका एलिमेंट होगा, मींस कंपाउंड और एलिमेंट। इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके बाद जो आप रिएक्शन पढ़ोगे वो वहां पे क्या होगा, कंपाउंड रहेंगे। आप इसका कोई भी इक्वेशन उठा लो, कोई भी एग्जांपल आप देख लो, हर जगह पे आपको एक कंपाउंड मिलेगा तो एक एलिमेंट मिलेगा, एक कंपाउंड तो दूसरा एलिमेंट। इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो आज इतना ही, कल हम पढ़ते हैं नेक्स्ट नया रिएक्शन। थैंक यू सो मच। Jai Hind everyone. Today I am going to teach you displacement reaction, that is your next reaction. अभी तक आपने क्या पढ़ा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन, फिर डिकम्पोजिशन के 3 सब पार्ट आप पढ़े हो। अब आपको जो पढ़ना है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना मीन्स यहां से हटा करके आप उनकी जगह चेंज कर दो। लेकिन यहाँ पर जो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री है ना, तो मेटल, नॉन मेटल, कंपाउंड, एटम के बगैर तो कंप्लीट नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको जो पढ़ना है, इन दिस रिएक्शन हाईली रिएक्टिव मेटल displaces the less reactive metal from its compound. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए यहाँ बगल में मैंने रिएक्टिविटी सीरीज नोट की है, इसको रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। आपके 3rd चैप्टर में आपकी बुक में भी दिया गया है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है, वीके में भी दिया गया। तो ये है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। पहले तो आप यही समझ लो, रिएक्टिविटी सीरीज में जब आप डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव करोगे, मींस नीचे से ऊपर की ओर मूव करोगे, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बट जब आप अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करोगे, देखिए आप यहाँ पे एरो दिखाया गया, अपवर्ड से आप डाउनवर्ड की ओर मूव कर रहे हो, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव कर रहे हो तो इंक्रीज कर रही है। उधर मैंने नोट नहीं किया डिक्रीज, क्योंकि उधर दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो डाउनवर्ड से आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, मेटल की इंक्रीज करेगी। जब आप अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में आओगे तो रिएक्टिविटी मेटल की क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अब ये आप नोट है, अब आप इस खुद समझ लो कि अगर सबसे ऊपर पोटेशियम है, मींस इन सब में पोटेशियम इज वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल। पोटेशियम के बाद सोडियम है, तो अगर हम पोटेशियम और सोडियम की बात करें
तो सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। मीन्स पोटेशियम के पास ये एबिलिटी है कि वो सोडियम को डिस्प्लेस कर दे, बट सोडियम के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो पोटेशियम को डिस्प्लेस कर पाए, है ना। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा ध्यान में रखना कि किसके बाद क्या आता है, कौन सा मेटल आता है। वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में अगर दो मेटल दिए गए, किसी भी रिएक्शन में दो मेटल आपको दिख रहा है, अब आप उन दोनों में आपको ये कंपेयर करना है कि कौन सा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, कौन सा नीचे आता है। तो आप ये समझ सकते हो कि जो मेटल ऊपर आएंगे लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब आपके क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। जो मिड में आ रहे हैं वो क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है। और जो सबसे नीचे आ रहे हैं वो क्या है, आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो ये तो हो गई मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज और उनके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया। अब इसका बहुत काम है हमारे इस टॉपिक में, इसको आप लोग देखते रहो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमने डिफाइन किया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल displaces the less reactive metal from its compound। कंपाउंड की बात हो रही है। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखना कि मेटल को ही डिस्प्लेस कर सकता है, नॉन मेटल को ही डिस्प्लेस कर सकता है। अगर कंपाउंड है उसमें क्या है, मान लो उस कंपाउंड में मेटल प्रेजेंट है, उस कंपाउंड में मेटल प्रेजेंट है, लेकिन उसका रिएक्शन आप जिसके साथ करा रहा हो वो क्या है, नॉन मेटल है, तब वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, नॉन मेटल मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना कि मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेगा, नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। अब पहले तो इसको डिफाइन कर लेती हूँ। Those reaction in which highly reactive metal displaces the less reactive metal from its compound। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपने डिफाइन कर दिया। इसमें आपको कुछ चीज ध्यान रखना है। एक हाईली रिएक्टिव मेटल displaces the less reactive metal from its compound। तो इस पर आपको फोकस करना है कि हाईली रिएक्टिव मेटल ही डिस्प्लेस कर पाएगा, लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, आपको पता ही है, जो कमजोर है वो अपने से मजबूत को कैसे डिस्प्लेस कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं। तो हमेशा कमजोर लोगों को सरेंडर करना पड़ता है, लाइक मी, है ना। अरे तो ये डिफाइन कर लिया हमने, इसको मैं रब कर रही हूँ। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में क्या लेते हैं हम, सबसे पहले तो हम लेते हैं एक बीकर ले लेते हैं। हमने बीकर ले लिया। अब बीकर में हमने क्या लिया, वाटर ले लिया। बीकर, वाटर, ठीक है। अब इस बीकर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट। क्या ऐड कर रहे हैं, मीन्स कॉपर सल्फेट को हमने डिसॉल्व किया किसमें, वाटर में, CuSO4। कॉपर सल्फेट क्या हो गया, कॉपर सल्फेट
डिसॉल्व किया हमने किसमें, वाटर में। अब जब कॉपर सल्फेट को वाटर में हमने डिसॉल्व किया तो एक सोल्यूशन रेडी हो गया बीकर के अंदर। हमने बीकर लिया, बीकर में हमने वाटर लिया, वाटर लेने के बाद हमने क्या किया, उसमें फ्यू अमाउंट में या थोड़ा लार्ज अमाउंट में थी, लार्ज अमाउंट में हमने क्या ऐड कर दिया, कॉपर सल्फेट, और उसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अब जब डिसॉल्व कर दिया तो इस बीकर के अंदर एक सोल्यूशन बन गया, और वो सोल्यूशन क्या हो गया हमारा, एक्वस कॉपर सल्फेट। जो सोल्यूशन हमारा है वो क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट। अब देखिए सोल्यूशन रेडी हो जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इस सोल्यूशन में, हम इसको रब कर दे रहे हैं, इस सोल्यूशन में हम एक आयरन नील ऐड कर रहे हैं, डिप कर देंगे, आयरन नील को हम डिप कर देंगे। ये हो गई आपकी आयरन की नील, ये आयरन नील। अब आपने इस सॉल्यूशन में आयरन नील डिप किया तो क्या होगा, कुछ होगा, डूब के मर जाएगा। हाँ, डूब के तो मर जाएगा। डूब के क्या करेगा, वो कॉपर का तहस नहस कर देगा। क्यों तहस नहस कर देगा, क्योंकि आप देख रहे हो, अच्छा उसको बताने से पहले आप इस पर ध्यान दो कि जो हमने कॉपर सल्फेट वाटर में डिसॉल्व किया, कॉपर सल्फेट क्या है, एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है। आयरन नील हम ऐड कर रहे हैं, वो एक क्या है, एलिमेंट है। अब कॉपर सल्फेट में क्या कोई मेटल प्रेजेंट है, प्रेजेंट है या नहीं है, कॉपर सल्फेट में है भाई, कॉपर इज मेटल, कॉपर क्या हमारा मेटल है। और जो नेक्स्ट एलिमेंट हमने लिया है आयरन, वो क्या है, नॉन मेटल है ना। हाँ नहीं, नॉन मेटल नहीं है, आयरन क्या है, मेटल है, ये भी मेटल है। अब देखना है आपको कि आयरन इज मोर रिएक्टिव और कॉपर इज मोर रिएक्टिव, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है या फिर आयरन। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज में जाना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में जरा आप नजर घुमा के देखो तो आयरन कहाँ पे, आयरन कॉपर से ऊपर आ रहा है या कॉपर से नीचे आ रहा है, तो आयरन कॉपर से ऊपर आ रहा है। आयरन आपका जिंक के नीचे, कॉपर आपका हाइड्रोजन मीन्स आयरन आ रहा है, आयरन के बाद लेड है, लेड के बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद कॉपर है। तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है कॉपर से, मीन्स आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, and iron has ability to displace the copper and form a new compound, and that compound is ferrous sulfate। वो कंपाउंड क्या है, फेरस सल्फेट है। तो हम इसी को दिखा देते हैं। जब हमने इसमें आयरन नील ऐड किया तो धीमे 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 स्लोली स्लोली आयरन क्या करेगा, कॉपर को धक्का मारना स्टार्ट करेगा, और धक्का मारते मारते धक्का मारते मारते अपनी पोजीशन बना लेगा, और वो मिल करके बना लेगा फेरस सल्फेट एंड कॉपर। कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। फाइनली ये अपने मिशन में कामयाब हो गया, कॉपर को धक्का मार के अलग किया और अपनी पोजीशन बना लिया, फेरस सल्फेट। अब देखिए कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो क्या था, ब्लू कलर था। कॉपर सल्फेट यही पे नोट कर देते हैं, ब्लू कलर था। बट जब कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेस करने के बाद FeSO4 का जो फॉर्मेशन हुआ है, तो इनका जो कलर है वो क्या है, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर है ना। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में और आपको आगे बताते हैं। इसमें इतना ही।